लोकतंत्र और विविधता। आज हम लोकतंत्र को समझ लेते हैं, विविधता को समझेंगे। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन व्यवस्था है। कहने का मतलब लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है और उस विविधता का मतलब है उसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हों। ये लोकतंत्र की विविधता है। तो हम देख लेते हैं इसमें। यह हमारा अंक विभाजन होगा। तो हमारा प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि कोरोना समय को देखते हुए बच्चों की जो एजुकेशन प्रभावित रही है, फरवरी माह तक बच्चों को विश्वास ही नहीं था कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप अब तैयारी करें, घबराएं नहीं, ज़रूर अच्छा ही होगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्री बोर्ड पेपर डाला जाएगा। अभी जो मैं स्कूल में लूँगी वो पेपर आपके लिए भी डाल दिया जाएगा। आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे अपने। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में लड़ा गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 से 1968 तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में लड़ा गया। बच्चे लिख लिख के याद करें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? तो इनको अफ्रो अमरीकी कहते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन का दृष्टिकोण बताइए। सन 1966 से 75 तक चलने वाले अश्वेत जो शक्ति आंदोलन था, उनका मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पे आधारित होता है? ये जन्म पे आधारित होता है। टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लस में क्या समानता थी? तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं अपनी बुक में तो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लस एक खिलाड़ी होते हैं जो अफ्रीकी और अमरीकी संतान होते हैं। जो ऊपर हमने पढ़ा है कि अफ्रो अमरीकी कौन से लोग थे, तो उनकी संतान होते हैं। तो इनके साथ जो रंग भेद की या कहें कि अमेरिका में जो नस्लवाद है या नस्ल भेद है वो घटना होती है। तो ये अपनी बुक में दिया हुआ है। तो ये वही टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं जो नंगे पांव स्टेज पे पुरस्कार लेने के लिए जाते हैं, अपना इनाम लेते हैं वो। तो ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि यहाँ लोगों के साथ नस्ल भेद होता है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? जन्म, पसंद या चुनाव, धर्म और आर्थिक स्थिति। विविधता को समाहित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? लोकतंत्र। विविधता को समाहित करने का सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कह दें या तरीका कह दें, तो ये जो शासन व्यवस्था है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र ही विविधता को समा सकती है या विविधता उसमें रह सकती है। किस देश में वर्ग और धर्म के मध्य गहरी समानता है? तो उत्तरी आयरलैंड। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में कौन से धर्म, ये 7 नंबर अपना प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें आप। 7 नंबर प्रश्न, विविधता को समाहित करने का सर्वोत्तम तरीका या शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में कौन से धर्म के लोगों की बहुलता है और ये कौन कौन से खेमों में विभक्त हैं? तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। स्वीडन और जर्मनी में किस प्रकार का समाज है? तो ये समरूप समाज है। स्वीडन और जर्मनी में समरूप समाज, आगे अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे किस प्रकार का समाज होता है समरूप समाज। लघुत्रात्मक प्रश्न है अपने नेक्स्ट। तो लघुत्रात्मक प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कोई 4 कारण बताइए। तो सामाजिक भेदभाव के 4 कारण हैं: जन्म आधारित, वर्ण व्यवस्था आधारित समाज, लैंगिक असमानता, धर्म पे आधारित भेदभाव। टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लोस में रंग भेद के मुद्दे पर किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया? तो मैक्सिको ओलंपिक में इन्होंने गरीबी जताने के लिए बिना जूतों के केवल मोजे पहनकर पुरस्कार लिया। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर जैसा परिधान पहन रखा था जो कि अश्वेत लोगों के आत्म गौरव का प्रतीक था। कॉर्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहन रखी थी। भारत में सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। भारत में सामाजिक विभाजन के
तो इसमें पहचान के प्रति, भारतीय पहचान के प्रति आग्रह, संविधा के दायरे में आने वाले मांगों की स्वीकृति, अल्पसंख्यकों की मांगों के प्रति सरकार का उदार दृष्टिकोण, किस प्रकार सामाजिक अंतरों में लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है, इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी ज़रूरतों और समस्याओं को जाहिर कर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। सामाजिक विभाजनों की ये अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा कर लोकतंत्र मजबूत करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा, जो चैप्टर होगा, वो होगा जाति, संघर्ष और लैंगिक मामले। ये अंक विभाजन इस प्रकार से होगा। इसके जो प्रश्न होंगे वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसके थे? महात्मा गांधी के, कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही? तो महिला साक्षरता दर थी 65% और पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? प्राचीन काल में समाज के वर्ण व्यवस्था, ध्यान में रखें आप, गांधी जी की डेफिनेशन ध्यान में रखें। प्राचीन काल में समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजन था, उसे वर्ण व्यवस्था कहा गया है। तो पहले समाज कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में वर्ण व्यवस्था कहते हैं इस व्यवस्था को। और वर्ण व्यवस्था में 4 जो वर्ग बने हुए थे वो कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना ये। सांप्रदायिकता इस उद्देश्य पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। कहने का मतलब कि जब लोग धर्म को श्रेष्ठ मान ले और राष्ट्र को गौण मान ले, यानी धर्म को ज़्यादा महत्व दें राष्ट्र की बजाय, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है? वे आंदोलन जो महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिलाने हेतु चलाए गए, या कहें कि पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार होना चाहिए, इसके लिए चलाए गए आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहे जाते। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है जातिवाद से समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव। राष्ट्रीय एकता में कमी आ जाती है, या राष्ट्र की एकता और अखंडता को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचता है। इससे धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा आती है। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व कितना था? तो ये 14.36% था। भारत में जाति ने किन तरीकों से राजनीति को प्रभावित किया है? तो राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में जाति के आधार पर टिकट देना, या सरकार में जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना। ये जाति के आधार पर, यानी कहने का मतलब है कि जाति है वो राजनीति को प्रभावित करती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने। शहरीकरण क्या है? ग्रामीण इलाकों से निकलकर जब लोग शहरों की ओर जाकर रहने लग जाते हैं या शहरों में जाकर बस जाते हैं तो उसे शहरीकरण कहते हैं। विश्व के किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है? तो ये यूरोपीय देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इन देशों को ध्यान में रखें आप। ये विश्व में वो देश हैं जहाँ सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी उच्च स्तर की रहती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या आशय है? श्रम का लैंगिक विभाजन यानी महिला और पुरुष में जब काम का बंटवारा हो जाए, जैसे महिला का काम है घर का काम संभालना तो पुरुष का काम है बाहर नौकरी करना, पैसे कमाना, तो इसका विभाजन कर दिया जाता है लिंग के आधार पे या समाज के आधार पे। काम के बंटवारे का ये तरीका वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और अपनी देखभाल में घरेलू नौकरानियां से कराती। ये जो विभाजन है ये श्रम का लैंगिक विभाजन है। पारिवारिक कानून से क्या अभिप्राय है? विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे परिवार के से जुड़े मामले होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। वो कानून या उन जिन कानूनों के तहत इनकी सुनवाई की जाती है वो पारिवारिक कानून कहलाते हैं। किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव मुक्त समाज बनाने की बात कही थी? कौन से सुधारक थे वो? तो ये ज्योतिबा फुल्ले थे समाज सुधारक, जिन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव मुक्त समाज होनी चाहिए।
जनगणना में किन दो विशिष्ट समूह की गिनती अलग से की जाती है? अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के अलग से। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना। राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान दर्जा देना या राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान महत्व देना, राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होना, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने। धर्मनिरपेक्षता, लिंगानुपात। महिलाओं का घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए एक तरीका सुझाएं। क्या सुझा सकते हैं हम? कि घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है, 2005 में बना था, उसकी जानकारी होना या महिलाओं को उनकी जानकारी दी जाए। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब बच्चों का सवाल रहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि उनमें थोड़ा उत्तर बड़ा लिखना होता है। भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए। भारत में लैंगिक विषमता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। श्रम का लैंगिक विभाजन। भारत में बच्चों के पालन पोषण के क्रम में ये मान्यता उनके मस्तिष्क में बिठा दी जाती है कि औरत की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना है, तो बच्चों के पालन पोषण करने की है, और उसके विपरीत उसके परिणाम स्वरूप औरतें घर की 4 दीवारी तक सिमट कर रह जाती हैं और उनको दूर करने हेतु महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की मांग उठाई गई, जिससे लैंगिक विभाजन में सुधार हो रहा है। दूसरा है अपना पितृ प्रधान समाज। हमारा समाज पितृ प्रधान समाज है या पुरुष प्रधान समाज है होने के कारण औरतों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव करता है, जैसे लड़की की शिक्षा पर लड़के के मुकाबले कम खर्चा करना, या महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी देना, महिलाओं को विधायिका में कम प्रतिनिधित्व देना। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अब भी महिलाओं को आरक्षण नहीं है, केवल स्थानीय सरकारों में महिलाओं को आरक्षण है, वो भी 73वां और 74वां संविधान संशोधन होने के बाद से। किन्हीं 4 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हों। तो संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता भारत में। कौन से 4 मापदंड हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न अपना। तो भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। अपनी पसंद के धर्म को मानने और प्रचार करने की यहाँ स्वतंत्रता है। धर्म आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य धार्मिक समानता स्थापित करने हेतु धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो है 3 नंबर कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। या हम कह सकते हैं कि राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, किन्हीं 4 रूपों का वर्णन कर दें। या अथवा में दूसरा प्रश्न हम इस तरीके से भी अथवा का मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है, सिर्फ राजनीति ही जातिगत नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 2 तर्क देने। तो हमारा जो आंसर है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को निम्न बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना ये, इसको स्टार लगा लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भारत में जाति किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है। इसमें हम देख लेते हैं। उम्मीदवार का चयन जाति को ध्यान में रखकर किया जाता है। उम्मीदवार का चयन मतलब जिस क्षेत्र से उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो उसमें जाति का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ जो बसने वाले लोग हैं वो किस जाति से ज़्यादा संख्या में हैं। सरकार ने विभिन्न जातियों को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सरकार में भी जातियों का ध्यान रखा जाता है जब प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो चुनाव के समय राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जनता का समर्थन प्राप्त करने हेतु जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से उपजातियों छोटी जातियों का महत्व बढ़ गया है और इसमें एक नवीन चेतना का संचार हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाइए। 3 उपाय सुझाने हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। तो महिलाओं की भूमिका हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं
राजनीति में। तो हम देख लेते हैं 3 पॉइंट। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उपाय: महिलाओं को उचित शिक्षा के अवसर दिए जाएं, जिससे वे अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकें। प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे उसे समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिल सके। निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं का एक न्याय संगत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जिसमें 50% स्थानीय स्तर पर महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। सामाजिक समानता में शहरीकरण के योगदान को स्पष्ट करना है। सामाजिक समानता इन समाज में सभी को समान दृष्टिकोण मिलना चाहिए, समान दर्जा मिले, समान अवसर मिले, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इसको सामाजिक समानता कहते हैं। अब इसमें शहरीकरण किस प्रकार से योगदान देता है, यह हमें स्पष्ट करना है कि क्या शहरीकरण, यानी कहने का मतलब गाँव के लोग शहरों की ओर चले जाते हैं, तो क्या शहरों में बसने से लोगों में सामाजिक समानता आती है? इन बिंदुओं को स्पष्ट कर सकते हैं हम। इनको 3 बिंदु लिख रहे हैं। शहरों में सबको शिक्षा प्राप्त करने की समानता है। स्कूल एवं कॉलेजों में सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शहरों में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर आधारित सोच में अब बदलाव आ रहा है। संविधान में जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता का निषेध किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता को स्पष्ट कीजिए। भारत में सामाजिक विविधता, भारत में अनेक जाति समूह के लोग रहते हैं। इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसको स्पष्ट करें। भारत में अनेक जाति समूह के लोग रहते हैं। जनगणना में 2 विशिष्ट समूह, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना अलग से दर्ज होती है। तो 2011 के अनुसार किस प्रकार से रही है? अनुसूचित जाति की संख्या 16.6, अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.6% है। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कहीं हम हिंदुओं की संख्या 79.8%, मुसलमान धर्म की संख्या 14.2%, सिख धर्म की 1.7%, बौद्ध धर्म की 0.7%, बौद्ध धर्म की 0.7%, जैन धर्म की 0.4%, अन्य सभी धर्मों को 0.7 में रख सकते हैं। जिसका कोई धर्म नहीं, उनकी संख्या 0.2% है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है शेखावटी मिशन का सामाजिक विज्ञान का जन संघर्ष और आंदोलन। 4 मार्क्स का होगा। अंक विभाजन इस प्रकार से रहेगा। इसमें से हमारे प्रश्न आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न आएगा, इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो आंदोलन से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह और आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दबाव समूह और आंदोलन में स्पष्ट अंतर स्पष्ट करना है। अपना ये जो चल रहा है PDF, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 30% सिलेबस हमारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए काटा जा चुका है और ये 70% सिलेबस अपने एग्जाम में आने वाला है, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। आंदोलन से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह और आंदोलन में अंतर स्पष्ट करना है। पहले आंदोलन का परिभाषा लिखेंगे हम। किसी संस्था की सहायता अथवा उसके बिना सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए शुरू किया गया संघर्ष आंदोलन कहलाता है। किसी संस्था की सहायता अथवा उसके बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए शुरू किया गया संघर्ष आंदोलन कहलाता है। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर स्पष्ट करना है। दबाव समूह, पहले दबाव समूह की इसमें डेफिनेशन दी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि दबाव समूह किसे कहते हैं। दबाव समूह वो समूह होते हैं जो अपने हितों के लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। दबाव समूह का संगठन मजबूत होता है, जबकि आंदोलन का संगठन ढीला ढाला होता है। दबाव समूह के जो प्रमुख फैसले होते हैं वो औपचारिक रूप से लिए जाते हैं, जबकि आंदोलनों के फैसले अनौपचारिक रूप से लिए जाते हैं। दबाव समूह के फैसले आंदोलन के फैसले की तुलना में कम लचीले होते हैं। दबाव समूह जनता की स्पष्ट स्वतःस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर नहीं होता, जबकि आंदोलन जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी पे निर्भर होते। निम्नलिखित 2 पे टिप्पणी लिखनी है। ये अति महत्वपूर्ण था ऊपर वाला प्रश्न अपना।
वाम सेप और दबाव समूह, दो पे टिप्पणी लिखनी है। तो वाम सेप क्या है देख लेते हैं हम। ये प्रमुख सरकारी कर्मचारियों का संगठन होता है जो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाता है। ये संगठन भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की शिकायतों को देखता है, लेकिन उसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, दबाव समूह, दबाव समूह को देख लेते हैं। वे संगठन दबाव समूह कहलाते हैं जो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं और इसमें एक समान इच्छा, व्यवसाय, विचार के लोग रहते हैं और एक जैसी मांगों के लिए एकत्रित होकर, कहने का मतलब अपने हितों के लिए एकत्रित होकर सरकार पे दबाव बनाते हैं। जैसे मजदूरों का संगठन, मजदूरों का संगठन, व्यवसायियों का संगठन और पेशावर संघ जैसे डॉक्टर, शिक्षक, नर्सेज आदि, बैंक कर्मियों, इन सब का जो संगठन होगा तो उसे हम दबाव समूह का नाम देंगे। हित समूह, दबाव समूह और आंदोलन सदैव सकारात्मक नहीं होते बल्कि इनके प्रभाव नकारात्मक होते हैं। इस कथन की विस्तार से व्याख्या करनी है तो सकारात्मक नहीं होते बल्कि इनके प्रभाव नकारात्मक भी होते हैं। तो हम दोनों देखेंगे। अब सकारात्मक प्रभाव देखेंगे पहले। हित समूह और आंदोलनों से लोकतंत्र मजबूत होता है। जनता की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचती है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है। सरकारें अक्सर कुछ धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आकर गलत फैसले ले लेती है, जिन पर इन हित समूह और दबाव समूह से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हित समूह और आंदोलन के माध्यम से सामान्य जनता की आवश्यकताओं और सरोकारों से सरकार को अवगत करा दिया जाता है। तो ये सकारात्मक प्रभाव थे इसके। अब हम देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव। ये संगठन किसी एक वर्ग विशेष के हितों के लिए काम करते हैं जो लोकतंत्र को कमज़ोर कर देते हैं, यानी ये किसी वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं। कभी कभी दबाव समूह का आंदोलन राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न कर देता है, तो ये भी इसका नकारात्मक प्रभाव है। नेक्स्ट जो नकारात्मक प्रभाव है वो है सभी वर्गों के उत्थान की ये संगठन अपेक्षा करते हैं, जिससे लोकतंत्र का मूल ढांचा कमज़ोर होता है। ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। ये समूह कभी कभार अपने धनबल के कारण सरकार से अपनी अनुचित मांग भी मनवा लेते हैं, जो लोकतंत्रीय परंपरा के लिए घातक है। नेपाल और बोलिविया, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है नेपाल और बोलिविया जो देश हैं। नेपाल एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है। बोलिविया में हुए जन संघर्षों में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नेपाल और बोलिविया जन संघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र का विकास होता है। जनता की व्यापक स्तर पर लामबंदी से संघर्ष का समाधान होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जनता की स्वतःस्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के माध्यम से सफल हो पाती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है 5 नंबर। नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये देख लेते हैं हम। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र द्वारा सन 2005 में लोकतांत्रिक सरकार को भंग किया और अप्रैल 2006 में आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका उद्देश्य था कि सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता को सौंप दी जाए। नेपाल के सभी राजनीतिक दल सप्तदलीय संगठन बनाया और 4 दिवसीय बंद का आह्वान किया, जो जल्दी ही जनता के अपार समर्थन से अनिश्चितकालीन बंद का रूप ले लिया। प्रमुख मांगे क्या हैं? अब इनकी प्रमुख मांग है कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाए, एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए। बोलिविया, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है बोलिविया में अचानक जन आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण थे, बताइए। तो बोलिविया में अचानक जन आंदोलन प्रारंभ हो गए तो इसके पीछे निम्न कारण थे। जल के लिए बोलिविया में संघर्ष का मुख्य कारण वहाँ की जनता द्वारा जो नगर पालिका थी उसके द्वारा की जाने वाली जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दिया गया था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा पानी की कीमतों को 4 गुना बढ़ाना, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पानी की कीमत को 4 गुना बढ़ा दिया। पानी का मासिक जो बिल था वो 1000 रुपये तक पहुंच गया, जबकि लोगों की मासिक आय ही 5000 रुपये थी। तो कोचबम्बा शहर, एक शहर है बोलिविया में कोचबम्बा, उसमें हड़ताल पर नियंत्रण करने के लिए मार्शल लॉ
एक कठोर कानून होता है मार्शल लॉ, उसको लागू कर दिया। तो इससे जनता काफ़ी नाराज़ हो गई और बोलिविया में संघर्ष हुआ। ये जल के लिए संघर्ष था। बोलिविया में हुआ संघर्ष किस प्रकार का था? एक जन संघर्ष था जल के लिए, जल आपूर्ति के लिए, जिसको हमने समझ लिया है कि जल एक नगर पालिका द्वारा जल आपूर्ति का अधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परिभाषा हम आगे भी समझेंगे। वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पानी की कीमतों को 4 गुना बढ़ा भी दिया। लोगों की जो मासिक आय थी उससे बिल काफ़ी उनको भारी पड़ रहा था। एक जो शहर था बोलिविया में, उसमें नियंत्रण करने के लिए, यानी जनता ने जो आंदोलन किया, हड़ताल की, उसको नियंत्रण करने के लिए कठोर ऊपर से एक कठोर कानून भी लाद दिया गया, जिससे जनता काफ़ी नाराज हो गई। दबाव समूह की गतिविधियाँ। अब जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दबाव समूह की गतिविधियाँ सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं, स्पष्ट कीजिए। दबाव समूह की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में काफ़ी उपयोगी होती हैं। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सरकार पर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव के प्रतिकार में लाभदायक, यानी सरकार पर धनी और जो ताकतवर लोगों का दबाव होता है वो नहीं होता। इसमें परस्पर विरोधी हितों के मध्य समन्वय और संतुलन बनाने में भी सहायक है। कानून निर्माण में सहायक है। सरकार और जनता के मध्य एक कड़ी का काम करता है दबाव समूह। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, शेखावाटी मिशन 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको पढ़कर बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं, यानी पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। आप भी प्रयास करें। हमने आपके हेल्प के लिए बड़ी ही समय को निकाला है और आपके लिए कोशिश की गई है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ये अपना 5वां वीडियो था शेखावाटी मिशन का। अगला जो वीडियो होगा वो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।